Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेक्चर नंबर 6 केमिस्ट्री में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ये बता दिया था डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं ये बतलाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, आपका ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और इन फ्रैक्शन। आपके सिलेबस में डिटेल्स में जो पढ़ना है वो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हम जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं, हम nth ऑर्डर तक आपको बताएंगे, बट जो आपके सिलेबस पहले है उसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखिए आज जीरो ऑर्डर में क्या क्या हमको पढ़ेंगे वो आपको पहले बतला देता हूँ और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके बाद फिर हाफ लाइफ पीरियड, थर्ड में लाइफ टाइम पीरियड, फोर्थ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड लास्ट में नेचर ऑफ ग्राफ। तो नेचर ऑफ ग्राफ लास्ट में नहीं, मतलब जहाँ से जरूरत, जिसमें जहाँ जो जरूरत पड़ेगा ना, नेचर ऑफ ग्राफ वहीं पर बताते चले जाएंगे। लास्ट में करने से क्या होगा कि रिलेशन करने में दिक्कत होगी, और जिसमें जो रिलेशन आएगा उसमें बता देंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अब आपका ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चलिए देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले समझिए। जैसे देखिए पहले भी आ रहे थे हम लोग रिएक्शन में करते हुए, यहाँ एन का वैल्यू क्या हो गया इस रिएक्शन के लिए, एन का वैल्यू हो गया 0। और कोई रिएक्शन आप ले लीजिए, सपोज ए, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका बी में, या पी प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, मान लिया हम बी ही लिख दीजिए। ये रिएक्शन है ए कन्वर्टेड इनटू बी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा लिखिए एट टी इजकल टू 0। तो टी इजकल टू 0 मतलब उसका इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो गया, एट टी इजकल टू 0 मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इजकल टू 0 ही ना हुआ। मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है और अभी प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब आइए जब रिएक्शन होगा तो सपोज यहाँ पर आप लीजिए एट टी इजकल टू टी, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अब टी टाइम पर कंसंट्रेशन, इसको मान लीजिए आप सी टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, इसको यहाँ पर क्या लिया, सी टी। और निश्चित रूप में जब रिएक्शन होगा तो ये जो सी टी का वैल्यू होगा वो लेस देन ए नॉट होगा। यहाँ पर जो सी टी का वैल्यू होगा वो लेस देन ए नॉट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो इसका वैल्यू ही लिख देते हैं, ए नॉट माइनस एक्स, ये ना हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए इसका एक्स खर्च होगा तो ये कितना बनेगा, एक्स बनेगा। तो यहाँ पर आ जाए कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो यहाँ पर आफ्टर टी टाइम बी टी, और इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, एक्स। यहाँ तक पहले भी आप लोग किया था ये, है ना, कि कंसंट्रेशन एट टी क्या हो गया यहाँ पर सी टी ए माइनस एक्स, और ये बी टी बी। यहाँ तक तो पहले से भी क्या हुआ था आपको। चलिए अब इसको देखिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए तो आप इसको डिफरेंशियल रेट लॉ में लिख दीजिए, डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ में लिखेंगे तो आप लिखे आर इजकल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, डी सी बाई डी टी। यहाँ पर क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या लिख सकते हैं ऐसे, है ना, कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये डिफरेंशियल रेट लॉ लिख दिया। आप इसे क्या लिखे सेकेंड में, रेट लॉज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड में रेट लॉज according to
अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, देखिए R इजकल टू के एंड C कंसंट्रेशन पे पावर क्या हो गया 0 इजकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर 0, ये लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या आ गया आपका R इजकल टू के, ये ना आ गया आपका, दो इक्वेशन बन गया, दोनों तो रेट का ही इक्वेशन है। चलिए अब यहीं पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, जो टर्म आएगा। आपने यहाँ पर एक डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा, एक रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा। ये दोनों से देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्टिव बनेगा, और दो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, मैं पहले वो उसको हिंट कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव का पैटर्न का, ठीक है, और तब फिर आगे बढ़ाता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या देगा इस तरह से, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे अभी तो हम लोग जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं तब ना, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन the rate of reaction is independent of concentration of reactant, independent of concentration of reactant, एक ये बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, एक क्वेश्चन यहीं पर, और for which order of reaction the specific rate constant is equal to rate of reaction, ये दो क्वेश्चंस यहाँ बनता है ऑब्जेक्टिव में, हाँ। और ये दोनों में आपका ऑप्शन लिखा रहेगा, दोनों के लिए आंसर आप खुद बता दीजिए। ये देखिए यहाँ रिलेशन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, अभी आया ना आपका, R इजकल टू के एंड C पे पर 0, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट में भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और इसी को अगर हमको ग्राफ से दिखाने के लिए कहेगा तो देखिए, तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसका ग्राफ बना देता हूँ, क्या देगा, अच्छा एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अब इसी को आप लिख सकते हैं R इजकल टू के, C पे पर 0 मीन्स 1, R इजकल टू के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट दोनों का इक्वल वैल्यू हो गया, कब, जब उसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। इसका भी आंसर यहाँ पर हो गया जीरो ऑर्डर, नहीं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देख रहे हैं यहाँ पर क्या, R के C पे पावर n का वैल्यू क्या हो गया 0, तो 0 हो गया, तो R का वैल्यू क्या हो गया, K के बराबर हो गया। तो ये पूछा गया था कि किस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट दोनों बराबर होगा, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। और किस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो उसका भी आंसर जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब इसी को देखिए, हम दिखा रहा हूँ ग्राफ के द्वारा, यहीं पर आपको इस तरह से दिखा देगा। यहाँ ले लीजिए आप कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, इधर आप ले लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और इधर आप ले लिया कंसंट्रेशन। आपको चार ग्राफ दिया रहेगा, उसमें कह देगा कौन इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखिए, तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बट रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी का रिजल्ट हुआ, यहाँ पर जो R इजकल टू क्या है ना, इसी से रिलेटेड यहाँ दो क्वेश्चंस बनेगा। मैं यहीं पर ये हिंट कर दिया किससे किस तरह का क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करिए फिर। यानी दोनों का आंसर क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का वैल्यू इक्वल होता है, एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़िए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो पढ़ रहा था, अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये दोनों को कंपेयर कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर दोनों तो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हम इसको इससे करिए चाहे इसको इससे करिए, कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए कैसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों से कंपेयर कर दीजिए दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ क्या, माइनस मतलब डिक्रीज, माइनस डी सी बाई डी टी इजकल टू के, ये लिख सकते हैं आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सी इजकल टू के इंटू डी टी। नहीं, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको जो इंटीग्रेशन करिएगा, इंटीग्रेट करेंगे, इसका लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा। कंसंट्रेशन कहाँ, एक टाइम इजकल टू कितना था, जीरो, एक टाइम एट टी, माने कंसंट्रेशन एट जीरो एंड कंसंट्रेशन एट टी टाइम। तो ये कंसंट्रेशन को कहाँ से, यहाँ पर सी नॉट, टाइम जब जीरो था कंसंट्रेशन सी नॉट हो गया, टाइम कितना टी है तो कंसंट्रेशन सी टी, तो कंसंट्रेशन को ये हो गया। जब कंसंट्रेशन जीरो था टाइम क्या था जीरो, एंड कंसंट्रेशन टी था तो वहाँ टाइम क्या था टी, तो इसका लिमिट कर दिया सब कुछ, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पर फिर देखिए कंसंट्रेशन डी सी का हो गया सी, यहाँ पर सी नॉट एंड सी टी, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बाहर कर लीजिए आप के, और डी टी का हो गया टी, यहाँ लिमिट जीरो एंड टी, ठीक है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ये सी टी माइनस सी नॉट इजकल टू के टी माइनस जीरो, है ना, ये तो मालूम होना चाहिए इतना, माइनस कंसंट्रेशन एट टी सी टी, कंसंट्रेशन एट टी माइनस कंसंट्रेशन सी नॉट इनिशियल इजकल टू के टी, क्या लिख सकते हैं ना ये। अब ऐसा करिए ना, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसको लिखेंगे सी टी माइनस सी नॉट, इधर माइनस के टी, क्या लिख सकता हूँ ऐसा, एक ही चीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इसको सी टी के रूप में लिख देता हूँ, अब इसी को बहुत बढ़िया फॉर्म आ गया, सी टी इजकल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, लिख सकता हूँ। कंसंट्रेशन एट ए टाइम टी निकल गया, टी टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमारा निकल गया, ये बहुत बढ़िया चीज़ निकल गया। इससे आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी आगे निकाल लेंगे। अब इसी से हम ग्राफ का पहले नेचर बता देता हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किस तरह का ग्राफ का नेचर होगा, तो फिर हम इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ तक नोट करिए, ठीक है। चलिए अब मिलाइए, देखिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आ गया था, ये सी टी, उससे कंपेयर कर दें के टी एंड सी नॉट। देखिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलिए इस ग्राफ में देखिए बहुत बढ़िया आएगा, क्या क्या रिलेशन आएगा, इससे बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन से बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है। देखिए किस तरह से, यहाँ पर वाई एक्सिस में आपको क्या लेना है, यहाँ पर वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी ये ले लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या हो गया टी, एक्स एक्सिस में आपने टी लिया, ठीक है। और इंटरसेक्शन सी पर कहाँ कट करें, सी नॉट पर, ऐसे भी देखिए ना, यहाँ टी इजकल टू क्या है जीरो, इस इक्वेशन में आप टाइम टी कर दीजिए, टी का वैल्यू जीरो लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ लिखता हूँ सी टी माइनस के टी प्लस सी नॉट, यहाँ टी इजकल टू जीरो है, तो टी इजकल टू जीरो पर सी टी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। सॉरी सी टी का वैल्यू निकालेंगे, देखिए सी टी इजकल टू टाइम क्या है जीरो, यहाँ पर ये जीरो हो गया इजकल टू सी नॉट, मतलब ये सी टी का वैल्यू कितना है सी नॉट के बराबर होगा। तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो ये हो गया सी नॉट, ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ठीक है। कब, टाइम तो यहाँ जीरो है, तो टी जीरो पर सी टी का वैल्यू कितना हो गया जीरो, सी नॉट हो गया, ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ पर देखिए तो ये भी पता चल गया इंटरसेक्ट वाला, यहाँ पर कैसा है, ये स्लोप कैसा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब
इस तरह से हो गया नेगेटिव स्लोप का। और ये जो स्लोप यहाँ पर आएगा इसका वैल्यू कितना आ गया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, नहीं तो ये तो यहाँ पर इसका फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये निकल गया। अब इसमें देखिए ये टाइम यहाँ पर है ना, इसका वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेट, अब इसका कोऑर्डिनेट बताइए, जैसे इस पॉइंट का, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स, यहाँ एक्स का कितना हो गया जी 0, और वाई का वैल्यू क्या हो गया c0, इसका कोऑर्डिनेट n हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहाँ टाइम बताइए क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिए टाइम के लिए ये वाई एक्स में c0 का वैल्यू क्या हो गया 0, ये सॉरी ct का वैल्यू क्या हो गया 0, ये जो ct है इसका वैल्यू 0 होगा ना, फिर यहाँ पर पुट करिए देखिए, तो इसी का दूसरा फॉर्म ct इजकल टू माइनस के टी प्लस c0। अब इस पॉइंट का निकालना है, तो यहाँ c2 का वैल्यू क्या हो गया, कंसंट्रेशन एट टाइम t 0 इजकल टू माइनस के टी प्लस c0। यहाँ का टाइम निकाल रहा हूँ इस कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ लिखिएगा के टी इजकल टू c0, देयरफॉर t इजकल टू c0 बाई के। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट हुआ इसका जो टाइम यहाँ पर हो गया क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई के। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो x में क्या हो गया c0 बाई के एंड y के लिए क्या हो गया 0, समझे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसका यूज़ कर लिया। इस इक्वेशन को कैसे हम ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे इसका ये पता चल गया, नोट करिए। चलिए यहाँ तक हो गया, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। सी टी इजकल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, के रेट कांस्टेंट, टी टाइम एंड सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। चलिए हो गया यहाँ तक, चलिए अब आ गया, मिटा देता हूँ इधर से, अब इधर का रिलेशन आपका हो गया होगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर एक जो रिलेशन आया था, अब उसी रिलेशन को आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका क्या था, जो आप लिखा था सी टी इजकल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। चलिए अब इसमें देखिए, हमको रेट कांस्टेंट अगर जीरो ऑर्डर के लिए निकालना रहेगा, रेट कांस्टेंट के टी, इसी को और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। इधर कर लीजिए आप क्या, इसी में और आगे बढ़ा लेता हूँ। के टी ले आया इधर, सी नॉट माइनस सी टी, देयरफॉर के क्या लिख दीजिएगा, सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी बाई डिवाइडेड बाई टाइम टी। ये क्या निकल गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का इक्वेशंस। ठीक है, चलिए ये आपने निकाले यहाँ तक। अब ये इसी में ये इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट का ग्राफ भी यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर एक और रिलेशन देखिए, इसके बाद हाफ लाइफ पीरियड, सेकेंड टॉपिक में लिखा था, ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही कहलाया। अब आइए नेक्स्ट में हाफ लाइफ पीरियड, सेकेंड टॉपिक इसी का था। आज सारा थ्योरी कर दे रहे हैं, है ना, जितना टॉपिक मैंने लिखा है, और नेक्स्ट क्लास में सभी से रिलेट कर कर न्यूमेरिकल से बता देंगे कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल्स एराइज होता है। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। ठीक है, देखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या कहलाता है, पहला डिफिनेशन लिख लीजिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट half of the original concentration, the time required to convert half of the original concentration is called its half life period। ठीक है, क्या लिखा, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन से उसका आधा कंसंट्रेशन होने में जितना टाइम लगेगा वो उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा। जैसे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ क्या था, आपने जो इनिशियल कंसंट्रेशन लिया था वो क्या था, सी नॉट था।
ठीक है। एंड फाइनल कंसंट्रेशन क्या था, सी था। ओ सॉरी, यहाँ ए नॉट लिखा था, उसको सी नॉट कर दीजिएगा, ए नॉट नहीं होना चाहिए, सी नॉट कर देंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे उधर से कोरिलेशन है, यहाँ से भी काम चल जाएगा आपका। यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ए नॉट भी रन देंगे तो काम चल जाएगा, ए के लिए ए नॉट ही रन दीजिए, यहाँ से टी लिख देंगे। चलिए देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। किसी भी सब्सटेंस का आधा होने में ओरिजिनल कंसंट्रेशन का जितना टाइम लगता है वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया था एट टी इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट ये लिया था, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। एंड फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ये क्या था, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। इसमें अगर इसका कंसंट्रेशन सी नॉट बाई 2 हो जाए, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का आधा हो गया, तो ये सी नॉट से सी नॉट बाई 2 होने में जितना टाइम लगेगा ना, यही इसका हो गया हाफ लाइफ पीरियड। यही बता रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जितना टाइम लगेगा, मतलब सी टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, सी टी का वैल्यू सी नॉट बाई 2, माने ओरिजिनल का हाफ हो गया, वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहला जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर यूज़ करिए। अभी आपने देखा था, यहाँ पर देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था आपका, सी टी इजकल टू माइनस के टी अब प्लस सी नॉट। यहाँ सी टी कंसनट्रेशन है टाइम टी, यहाँ क्या ले लीजिएगा सी नॉट बाई 2 हाफ लाइफ पीरियड, माइनस के यहाँ टाइम क्या हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड अब प्लस सी नॉट। इसको आप इधर ले आइए, ठीक है, प्लस के इंटू हाफ लाइफ पीरियड, के इंटू हाफ लाइफ पीरियड सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2, इसको आप लिखेगा यहीं पर के हाफ लाइफ पीरियड क्या बच जाएगा सी नॉट बाई 2, देयरफॉर हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2 के। देखिए ये निकल गया, ये हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नोट करिए। The time required to convert half of the original concentration is called its half life period. तो original concentration C नॉट था, उसका हाफ क्या हो गया C नॉट बाई 2, तो C नॉट बाई 2 होने में जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्म इंटीग्रेटेड फॉर्म ये आया हुआ था, इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ लाइफ पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें भी देखिए ग्राफ एक देखा, तो नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा हाफ लाइफ पीरियड से, और यहीं पर हम रिलेशन दिखा देंगे आपका लाइफ टाइम पीरियड से। चलिए यहाँ तक हो गया, देखिए क्या रिलेशन बता रहा है यहाँ पर, ये हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 के। यहाँ पर देखिए तो के ये तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, इट मीन्स दैट इज हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ देखिए आपको क्या देगा इस तरह से ग्राफ में भी, यहाँ पर दे देगा आपको, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, इधर दे दिया कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड एंड कंसंट्रेशन। तो कैसा नेचर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये भी क्या हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन को बता रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, ये भी आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका ग्राफ देख लिया, इसके पहले भी देखा था ग्राफ आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो यूज़ किया गया था। चलिए नोट करिए। अब आइए इसी में एक और टर्म लिखा था, उसका भी देख लेता हूँ मैं, बता दें। अब एक टर्म लाइफ टाइम पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड अभी क्या कहलाएगा, लाइफ टाइम पीरियड के लिए TLF, लाइफ टाइम पीरियड। ये लाइफ टाइम पीरियड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो TLF से रिप्रेजेंट किया। तो देखिए ये क्या कहलाता है ना, आपका जो कंसंट्रेशन टाइम एट टी पर क्या CT बचा था, तो लाइफ पीरियड मतलब CT का वैल्यू क्या हो जाए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो कहता है CT
माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी के टी प्लस सी नॉट। मतलब ये क्या हुआ, फाइनली कंसंट्रेशन जो सी टी का है वो वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लाइफ टाइम पीरियड मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी जो बचा हुआ था ये वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए लाइफ टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सी इजकल टू सी टी 0 हो गया माइनस के टी प्लस सी नॉट। तो इसको आप लिखें के टी इजकल टू सी नॉट। देयरफॉर यहाँ जो टाइम आ गया इसी टाइम को बोलते हैं लाइफ टाइम पीरियड और ये हो गया सी नॉट बाई के। ठीक है, ये निकल गया। और एक टर्म और इसमें बच गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए अब उसको भी देख लेता हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसी का पढ़ रहा हूँ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के द्वारा। ये कहलाता क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल, total number of mole dissociated. The fraction of total number of mole dissociated is called degree of dissociation. Degree of dissociation. ठीक है, माने टोटल का कितना मोल डिसोसिएट हुआ। तो अभी आपने देखा था रिएक्शन में, देखिए यहाँ पर बताया था इस तरह से कि ए है और ये प्रोडक्ट भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट ले लीजिए, एट टी इजकल टू 0 कंसंट्रेशन सी नॉट हो गया, एंड टी इजकल टू टी, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या था, सी टी था, एंड सी टी का वैल्यू क्या था यहाँ पर, जब भी होगा था सी नॉट माइनस एक्स, और ये भी क्या हो गया, एक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या था कि टी टाइम में सी नॉट का एक्स पार्ट कन्वर्ट हो रहा है क्या चीज में, बाई में। मतलब कितना डिसोसिएट हो रहा है इसका, ए का एक्स डिसोसिएट हो रहा है, इन हो रहा था। तो इनिशियल कितना था सी नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन है सी नॉट, और ए का डिसोसिएट कितना हो रहा है एक्स, ये जो डिसोसिएट हो रहा है ए का एक्स पार्ट, और इनिशियल कितना था सी नॉट। तो इस रिएक्शन में हम लिख सकते हैं अल्फा क्या हो गया यहाँ पर एक्स बाई सी नॉट। टोटल का कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ, तो टोटल था सी नॉट और डिसोसिएट हुआ एक्स, एक्स बाई सी नॉट, दिस वन इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं, ये हो गया। चलिए अब देखिए निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझिए यहाँ पर इक्वेशन आया था सी टी इजकल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, यही था। ठीक है, तो सी टी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट कर दिए सी नॉट माइनस एक्स इजकल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट लिख सकते हैं। अब ऐसा कर दीजिए, दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए सी नॉट से, जैसे ये इधर भी सी नॉट से डिवाइड कर दिया और इधर भी सी नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए तो क्या बच गया, ये सी नॉट 1 माइनस एक्स बाई सी नॉट इजकल टू क्या हो जाए माइनस के टी बाई सी नॉट प्लस 1, क्या लिख सकता हूँ ये। ठीक है, अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स बाई सी नॉट एक ही ना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इजकल टू क्या निकल गया के टी बाई सी नॉट। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ये टाइम एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा उसका, नोट करिए। तो ये इतना टॉपिक मैं आपको लिखा था ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, और इसमें क्वेश्चंस क्या बनेगा इसका न्यूमेरिकल्स, तो उसके लिए अलग से हम बता देंगे आप लोग को, है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल्स ही बताकर फिर फर्स्ट ऑर्डर का बताएंगे। अभी एक और टॉपिक इसका बता देता हूँ आपका। देखिए कभी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा ना कह देगा इसमें कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले ही बताया था ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं,
तो कुछ जो इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसको आप माइंड में रखिएगा, है ना। नेक्स्ट में एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए क्या एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा अभी समझिए। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ना वो सारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये सारा क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाला है। सनलाइट के जैसे हम लिखते हैं H2 + Cl2 H nu HCl, ठीक है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया। ये क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों? एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर क्या देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन ऑफ H2 पे पर 0 एंड Cl2 पे पर 0, मतलब हाइड्रोजन यानी क्लोरीन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, माने जितना ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड किया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन में आइए, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसी का, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम सरफेस पर अमोनिया का डिकम्पोजिशन N2 + 3H2, ये भी। थर्ड में डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस H2 + I2, और एक और रिएक्शन, जितना भी एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन होता है ना, ऑल एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, और एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन जो है वो भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से कोई एक दिया रहेगा, आप उससे पता लगा लेंगे। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया। अब इन सारे से